इस वक्त मेरे साथ आतिशी मैडम मौजूद हैं। दरअसल 2013 में इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद लगातार एजुकेशन रिफॉर्म के रूप में इनको जाना जाता था। बाकायदा आम आदमी पार्टी में डिप्टी सीएम की एडवाइज़र भी रही और जो प्रोमिनेंट कमेटीज़ हैं आम आदमी पार्टी की उसकी मेंबर भी हैं। मैम थैंक यू जनतंत्र टीवी से बात करने के लिए। मैम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा वॉर हो रही है और ख़ासकर अब तो काफ़ी कंट्रोल में स्थिति, लेकिन जो वैक्सीनेशन है वो जितना कोरोना कंट्रोल में है उतना वैक्सीनेशन को लेकर जो चीज़ें होनी चाहिए थी, टाइमली डोजेस लगनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी, वो मैम नहीं आ रही। क्या रीज़न मानते हैं इसके पीछे? देखिए, जब पूरी दुनिया अपने अलग अलग जो केंद्र सरकारें हैं अलग अलग देशों की, वो पिछले साल अगस्त सितंबर से ही अलग अलग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से बात कर रहे थे, अलग अलग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर दे रहे थे और तैयारी कर रहे थे कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन की डोसेज वो अवेलेबल करा सकें। उस समय हमारे देश में क्या हो रहा था कि हमारी केंद्र सरकार और जो रूलिंग पार्टी है वो 5 राज्यों का चुनाव लड़ने में व्यस्त थी और सारी उनकी एनर्जी इन 5 राज्यों के चुनाव में गई और जो वैक्सीनेशन की प्लानिंग करने की ज़रूरत थी वो नहीं हुई। जनवरी में जाकर आखिरकार डोजेज वैक्सीन की ऑर्डर हुई, कोविशील्ड की ऑर्डर हुई, कोवैक्सीन की ऑर्डर हुई, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, यूके 100 मिलियन डोजेस, 200 मिलियन डोजेस, 300 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दे रहा था, वहां पे भारत ने मात्र 1 करोड़ डोजेस का ऑर्डर दिया, जबकि दुनिया में तकरीबन सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर चीन के बाद किसी देश की है तो भारत की है। दूसरा, भारत ने शायद किसी भी देश से ज़्यादा कहर कोरोना का पिछले 1.5 साल में झेला है। तो ये पुअर प्लानिंग थी, टोटल मिसमैनेजमेंट थी, जिसकी वजह से टाइम से वैक्सीन नहीं ऑर्डर हुई और जिसकी वजह से जो हमने ये सेकेंड वेव देखी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जिन देशों में वैक्सीन लग गई है वहाँ पे लोगों को कोविड नहीं हो रहा है, या भारत में भी जिनको वैक्सीन लगी है उनको भी हुआ है, लेकिन वो सीरियसली बीमार नहीं होते हैं, वो हॉस्पिटलाइज नहीं होते हैं और उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो जितनी हमने डेवास्टेशन ये सेकेंड वेव में देखी है, ये अगर ठीक से वैक्सीन की प्लानिंग और मैनेजमेंट होती तो ये रोकी जा सकती थी। मैम आपका बुलेटिन में रोज़ देखता हूँ जी। इस समय दिल्ली में कितनी वैक्सीन हैं जो यूज़ हो चुकी हैं, जिनकी डबल डोजेस भी यूज़ हो चुकी है, और दोनों एज ग्रुप के मैं जानना चाहूँगा, 18+ और 45+। देखिए, हम जो दोनों सेगमेंट्स को देखें तो इन दोनों सेगमेंट्स को अलग अलग समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो 45+ की वैक्सीनेशन है वो अब कई महीनों से चल रही है। तो 45+ की जो वैक्सीनेशन है उसमें हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन को हमने वैक्सीनेट कर दिया है। इसका मतलब माना जाए मैम 1 करोड़ के आसपास? इसका मतलब माना जाए कि 25 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको कम से कम पहली डोज लग चुकी है। समस्या आती है 18+ में, जो 18 to 44 का युवाओं का सेगमेंट है। वहाँ पे कुल मिला के अभी तक हमें तकरीबन 8 लाख डोजेस मिली हैं और वो 8 लाख डोजेस 8 लाख आसपास युवाओं को लग चुकी हैं, जिसमें दिल्ली के बाहर के भी आप मान लीजिए NCR के, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव वगैरह के भी युवा हैं जो वैक्सीनेट हुए हैं। अब दिल्ली में वैक्सीनेशन का स्पीड बहुत अच्छा है कि हम ऑलमोस्ट 10 या 12% जो हमारा यूथ है उसको हमने वैक्सीनेट कर दिया है, लेकिन आगे वैक्सीनेशन कब अवेलेबल होगी इसकी कोई भी विजिबिलिटी नहीं है। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि एक बारी जब केंद्र सरकार ने वैक्सीन प्रोक्योर करनी शुरू की, जब उन्हें रियलाइज़ हो गया कि हमारे पास ना तो वैक्सीन है ना वैक्सीन की कोई विजिबिलिटी या प्लानिंग है, तो केंद्र सरकार ने कहा राज्यों को तुम ले आओ खुद। लेकिन एक तरफ उन्होंने राज्यों को कहा कि तुम वैक्सीन ले आओ और दूसरी तरफ जो सिर्फ 2 कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाती हैं उनके हाथ भी बांध दिए। क्योंकि आप देखिए कि कोवैक्सीन के जो मैन्युफैक्चरर हैं भारत बायोटेक, उन्होंने स्पष्ट ब्लैक एंड वाइट में चिट्ठी में लिख के भेजा दिल्ली सरकार को। जब हमने उनसे 67 लाख डोजेज वैक्सीन की मांगी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिख के भेजा कि हम तो वहीं पर भेज सकते हैं जहाँ केंद्र सरकार कहती है। तो आज के दिन में ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा कैसे हो गया है कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में अवेलेबल है, जो कोई 800 रुपये, 900 रुपये, 1200 रुपये, 1350 रुपये तक भी एक डोज वैक्सीन की लग रही है। आज तो एक लगा रही है दिल्ली सरकार, बिल्कुल, लेकिन दिल्ली सरकार के पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन की कमी नहीं है, धड़ल्ले से लग रही है। एक अस्पताल तो मैंने आज कोविन ऐप पे देखा 1400 रुपये में एक डोज वैक्सीन की लगा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार 5 सदस्यों को अगर आपको वैक्सीनेट कराना है तो उसका खर्चा आपका तकरीबन 10,000 रुपये आ जाएगा, 10 से 15,000 रुपये आ जाएगा आपका खर्चा। कैसे कोई सामान्य परिवार उसे अफोर्ड कर सकता है?
एक मैम बात बीच में आ रही थी कि 6.5 करोड़ वैक्सीनेशन बाहर भेज दी गई इस सिचुएशन में, और डिप्टी सीएम से लेकर सीएम साहब सबने इस जी। बात को काफ़ी उठाया, इसको किस सेंस में देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी चाहते थे कि इस बारी नोबेल प्राइज़ वही जीत के आएंगे कि उन्होंने दुनिया को बचाया वैक्सीन मैत्री से, उसकी डिप्लोमेसी से। लेकिन बहुत ही पुअर प्लानिंग और बहुत ही मिसमैनेजमेंट का इससे और क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि हमने उसमें से 90% ऐसे देश हैं जिनको हमने वैक्सीन भेजी है जहाँ पे कोरोना के केसेस, कोरोना की मोर्टेलिटी भारत से बहुत बहुत कम है। तो हमने ऐसी 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिया, जो आप देखिए तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि 6.5 करोड़ डोजेस के साथ दिल्ली और मुंबई, जो दो शहर जिन्हें सबसे ज़्यादा कोरोना का असर दिखा है, उनकी पूरी पॉपुलेशन को दोनों डोजेस उस 6.5 करोड़ वैक्सीन से लग सकती थी। लेकिन उस समय आप देखिए, जयशंकर जी हर खेप जो वैक्सीन की बाहर जाती थी ट्वीट करते थे कि जी हमने नाइजीरिया को भेज दी, हमने डोमिनिकन रिपब्लिक को भेज दी, हमने यहाँ भेज दी। कोई भी ऐसा देश दुनिया में नहीं है जिसने सबसे पहले अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन ना रखी हो, लेकिन बस भारत ऐसा देश है जिन्होंने अपने नागरिकों को नहीं लगाई और बाहर भेज दिया, और गर्व से कह रहे हैं। यूएन में गर्व से भारत कहता है कि जितनी वैक्सीन हमने अपने लोगों को लगाई है उससे ज़्यादा वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट की है। और आज हमने देख ही लिया कि पूरा देश कब्रिस्तान और शमशान बन गया है। हमने देख लिया कि किस तरह से गंगा जी में लोगों की लाशें बह रही हैं। ये एक पुअर वैक्सीनेशन पॉलिसी का नतीजा है, क्योंकि इस बीमारी का यही एक बचाव है और वो है वैक्सीन। मैम एक चीज़ और भी सामने आ रही है, और खासकर आम आदमी पार्टी भी बार बार ये बात मेंशन कर रही है कि जो फार्मूला है वो 2 कंपनीज को क्यों दिया गया? जब एक फार्मूला है, कंपनीज अवेलेबल हैं जो बनाती हैं इस तरह की वैक्सीन अलग अलग बीमारियों के लिए, तो फिर उनको क्यों नहीं दिया गया? इसके पीछे बिल्कुल, देखिए ये तो अब ऐसा लगने लग गया है कि इन दोनों कंपनियों से शायद कोई सांठगांठ है क्या केंद्र सरकार की, क्योंकि इसमें 2 बड़े सवाल उठते हैं। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सिर्फ यही 2 कंपनियां क्यों, जब दुनिया में फाइजर को 80 से ज़्यादा देशों ने अप्रूव कर दिया है, जॉनसन एंड जॉनसन को 41 देशों ने अप्रूव कर दिया, मॉडर्ना को 48 देशों ने अप्रूव कर दिया, पर भारत ने नहीं किया। ये तीनों वैक्सीन्स WHO अप्रूव्ड हैं। शायद हमारी जो दोनों वैक्सीन्स हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उससे बहुत बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के साथ, लेकिन उनको अप्रूवल नहीं दिया। क्यों नहीं किया? ये सब हमें तो लगता है कि किसी प्रकार की सांठगांठ होगी, और क्या वजह हो सकती है? जब दुनिया भर, जब WHO इन वैक्सीन्स को अप्रूवल दे रहा है, इमरजेंसी ऑथराइजेशन दे रहा है, तो भारत क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि अगर हमने इन्हें वैक्सीन्स को अप्रूवल दिया होता तो इनका कोई कोलैबोरेशन भारत की किसी कंपनी के साथ हो सकता था। आखिरकार भारत वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता है, पहली बात। दूसरी बात, कोवैक्सीन तो आपकी एक इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन है। मान लीजिए आपके पास कोविशील्ड का IPR नहीं है, कोवैक्सीन का जो फॉर्मूला है, अब बाकी सारे मैन्युफैक्चरर्स को बुलाते, उनको कहते कि ये है फॉर्मूला, आप बनाओ अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार आज कर रही है, जो केंद्र सरकार को 6 महीने पहले करनी चाहिए थी। तो ये तो सवाल है ही कि हम क्यों इन 2 कंपनियों को इतना मुनाफा पहुंचा रहे हैं, क्यों आज सरकारी अस्पतालों के पास और ना सिर्फ दिल्ली में, पूरे देश में राज्य सरकारें अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद कर रही हैं। राज्य सरकारों के पास टीके अवेलेबल नहीं है, लेकिन बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल महंगे दामों पे वैक्सीनेशन कर रहे हैं। मैम ऐसे दिल्ली सरकार के पास कोई ऐसी लिस्ट है कि दिल्ली में ऐसे कौन कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इतना ज़्यादा ओवर चार्जेस कर रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है या नहीं बनती है टेक्निकली? देखिए, वो तो आप कोविन ऐप पे देख सकते हैं कि किस किस ने कि कौन कौन सा अस्पताल किसने कितने रेट पे वैक्सीनेशन लगा रहा है। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये तो आप कोविन खोलेंगे तो आपको भी नज़र आ जाएगा कि कौन सा कितनी उस पर लगा रहा है। लेकिन जब केंद्र सरकार अलाउ कर रही है, जब केंद्र सरकार ये मुनाफे को अलाउ कर रही है, तो कैसे होगी कार्रवाई, आप ही बताइए। जब राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं बेच रहे ये मैन्युफैक्चरर्स और प्राइवेट अस्पतालों को बेच रहे हैं, जिससे कंपनियों, इन दोनों कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है, प्राइवेट अस्पताल पैसे बना रहे हैं, तो सांठगांठ का सवाल तो उठेगा ही ना, घोटाले का सवाल तो उठेगा ही। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जी आपदा में भी अवसर होता है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ घोटाले का अवसर ढूंढ लिया है इसमें भाजपा की सरकार ने। मैम स्पेसिफिकली अगर बात करूँ सीएम साहब की, डिप्टी सीएम, इन्होंने लेटर लिखे बाकायदा और डायरेक्ट कंपनीज को लिखे कि अगर वो अवेलेबल करा सकती है, हम पेमेंट करने को भी तैयार हैं।
वहाँ से जो जवाब आता है वो आता है प्रोटोकॉल का कि भाई आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चले और उन्हीं के थ्रू मिले। तो इसको किस सेंस में देखते हैं कि ये तो डायरेक्ट गवर्नमेंट भी कर सकती है, बिल्कुल कर स्टेट सकती है। गवर्नमेंट का भी अधिकार होना चाहिए। देखिए, लेकिन वो तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के हाथ में है ना। अगर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सिर्फ केंद्र सरकार से बात कर रहा है, वो कह रहे हैं कि जी हम तो दुनिया भर में सिर्फ केंद्र सरकारों से ही बात कर रहे हैं, तो हमारा ये सवाल है कि भारत में केंद्र सरकार क्या कर रही है? पिछले 8 महीने से वो सो रहे हैं क्या? कि पिछले 8 महीने से जब यूएस ने अपना पहला ऑर्डर अगस्त 2020 में दिया, तो भारत की सरकार क्या कर रही थी? जब फाइजर को उन्होंने ऑर्डर दिया, मोडेना को ऑर्डर दिया, जॉनसन एंड जॉनसन को दिया, तो भारत की सरकार क्या कर रही थी? हमने आखिरकार जनवरी में जाके ऑर्डर दिए, हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, हमने कोई इंपोर्ट्स नहीं किए, और हमने दूसरी वेव में देख लिया कि क्या हुआ। बीजेपी संबित पात्रा का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इनको इतनी वैक्सीन दी गई है जितना स्टेट को दी जाती है, और हमें सिर्फ दिल्ली नहीं देखना, हमें सारे स्टेट्स यूटीज़ देखने हैं, और बिल्कुल जो प्रोपोर्शन में दिए जा रहे हैं हर स्टेट्स और यूटीज़ को। लेकिन ये आम आदमी पार्टी उसको मैनेज नहीं कर पा रही, और ये भी कहा कि अभी भी 2 लाख डोजेज जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस आके करती है। और वो देखिए, हम नहीं कह रहे हैं कि वो दिल्ली से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उन्होंने पूरे देश का बंटाधार किया हुआ है। उन्होंने हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का बंटाधार किया हुआ है। आज किसी भी राज्य सरकार के पास वैक्सीन की डोजेज नहीं है, चाहे वो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हों, चाहे वो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हों। वैक्सीन आज के दिन में किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है। दिल्ली के पास 2 लाख नहीं, मैं तो बता रही हूँ 2.5 लाख वैक्सीन की डोजेज अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ 45 प्लस के लिए अवेलेबल हैं। आज युवाओं के लिए एक भी डोज वैक्सीन की नहीं अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में महंगे दाम पे युवाओं को वैक्सीनेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 करोड़ जो पॉपुलेशन है युवाओं की 18 से 45 साल की, तो वो कहीं ना कहीं उनकी जान अभी भी जोखिम में है। बिल्कुल। और आप देखिए, लॉकडाउन भी अनंत तो नहीं चलेगा। जैसे ही लॉकडाउन धीरे धीरे खुलता है, सबसे पहले अपने घरों से बाहर तो युवाओं को निकलना पड़ेगा। रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सबसे पहले तो युवा ही घर से बाहर निकलेंगे ना। वही बसों में जाएंगे, वही मेट्रो में जाएंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैम, अभी जीएसटी की मीटिंग भी कल हुई थी जिसमें डिप्टी सीएम साहब मौजूद थे। उनका साफ साफ कहना है कि वहाँ उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि जो पीपी किट्स हैं या ऑक्सीमीटर्स हैं, इन पर टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन सहमति नहीं बन पाई इसको लेकर। इसको किस सेंस से देखते हैं? ऐसा कहना गलत होगा कि सहमति नहीं बन पाई, ऐसा कहना सही होगा कि भाजपा नहीं चाहती है। क्योंकि जो सारी विपक्ष की सरकारें हैं और जो सारे विपक्ष के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इस बात को बहुत मजबूती से रखा कि ऑक्सीजन पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन टैंकर्स पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, ऑक्सीमीटर्स पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, आपके वेंटिलेटर्स पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। बताइए, क्या ये समय है सरकारों के लिए इन सब चीज़ों से रेवेन्यू कमाने का? मैम, 10 तारीख को बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि कुछ डोजेज आएंगी। कुछ उम्मीद आपको लग रही है कि कुछ आएंगी, या सिर्फ ये देखिए, 10 तारीख को डोजेज आएंगी, लेकिन सवाल ये है कि अगर पूरे जून के महीने में सिर्फ 5 लाख डोजेज आती हैं युवाओं के लिए, तो क्या वो पर्याप्त है? इस रेट पे हमें पूरा साल लग जाएगा दिल्ली के युवाओं को वैक्सीनेट करने में, जबकि आप लोगों का 3 महीने का उद्देश्य। बिल्कुल। और क्योंकि युवा, देखिए, पहली वेव में सबसे ज़्यादा असर बुजुर्गों पे है जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ थी उन पे हुआ, लेकिन दूसरी लहर में हमने देखा है कि बहुत सारे युवा बहुत सीरियसली भी बीमार हुए और बहुत सारे युवाओं की जानें भी गई हैं। तो हम कैसे इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर सकते हैं एज ए सरकार कि हम युवाओं के लिए वैक्सीन अवेलेबल ही ना करवाएं? तो मैम, ऐसे में अब क्या लग रहा है आपको, क्योंकि वहाँ 10 तारीख के बाद आप खुद ही कह रहे हो कि कोई गारंटी नहीं है कितनी आएंगी, 5 लाख आएंगी, कितनी आएंगी, तो क्या लग रहा है कि दिल्ली वासियों को मिल पाएंगी वैक्सीन, या देखिए, हमने तो दिमाग में कुछ सोचा हुआ है दिल्ली सरकार ने? देखिए, हम तो केंद्र सरकार के सामने हाथ ही जोड़ सकते हैं, मतलब उसके अलावा तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से बात कर ली, अलग अलग कंपनियों से बात कर ली, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो केंद्र सरकार से ही बात करेंगे, और मैं ये मानती भी हूँ। देखिए, केंद्र सरकार का अपना एक डिप्लोमेटिक मसल होता है कि जितनी वैक्सीन भारत को चाहिए, वो एक बहुत बड़ी डिमांड है। कोई भी कंपनी भारत को बेचना चाहेगी अपनी वैक्सीन, तो अगर, अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी तो जाने जाते थे एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश जाने में। आज उन्होंने जयशंकर जी को क्यों भेजा है? वो खुद क्यों नहीं जा सकते हैं? वो खुद क्यों वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से बात नहीं कर सकते हैं? वो खुद क्यों ऐसे देशों से बात नहीं कर सकते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा स्टॉक पाइल पड़ा है? क्योंकि हैं कई ऐसे देश। तो केंद्र सरकार को अपना डिप्लोमेटिक मसल यूज़ करना होगा, और उसे यूज़ करते हुए दुनिया भर में जहाँ पे भी वैक्सीन अवेलेबल है उसको लाना होगा।
इंटरनेशनल वैक्सीन्स जो हैं फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, उनको अप्रूव करना होगा और उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत में बढ़ानी होगी। मैम ये लग रहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, उम्मीद तो ऑब्वियसली हमें सबको रखनी चाहिए, लेकिन अगर इन केस नहीं होता तो क्या कोर्ट का रुख अख्तियार करेगी आम आदमी पार्टी? क्योंकि कोर्ट से काफ़ी राहत मिली थी जी जब पूरा अप्रैल का, अगर हमने पूरा सीन, मैं उस पर भी आऊँगा, तो उस सेंस में देखा जाए तो अप्रैल में ऐसा हुआ था कि ऑक्सीजन की कमी पर थी और हम कोर्ट एक सहारा बना था, आपने बिल्कुल। भी सब लोगों ने मेंशन किया। तो आपको लगता है कि इसका भी एक कोई वे आउट कोर्ट ही लग रहा है आपको? देखिए, पहले हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इस मसले को सुलझाने की कोशिश करेगी। मैम बात करूं अप्रैल में आ जाते हैं, जिस तरह से कोरोना की वेव आई, अब तो काफ़ी कंट्रोल में है, 1.5 समथिंग पॉजिटिविटी रेट है। उस समय भी काफ़ी आरोप प्रत्यारोप हुए, अब केसेस कंट्रोल में है, अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। मैम किस सेंस में देखते हो अनलॉक की प्रक्रिया की, पहले बात की जाए? देखिए, किसी भी सरकार के लिए लॉकडाउन लगाना भी और लॉकडाउन खोलना भी बहुत ही मुश्किल निर्णय है। लॉकडाउन लगाना इसलिए बहुत मुश्किल निर्णय है क्योंकि उसका इकोनॉमिक कॉस्ट चाहे सरकार के लिए चाहे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होता है। महामारी एक तरफ है, लेकिन भुखमरी भी एक बहुत सीरियस रिस्क हो जाता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा भी था कि लॉकडाउन उनका पसंदीदा चॉइस ऑफ एक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने लॉकडाउन लगाया क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अनलॉक की प्रक्रिया भी अब इसलिए शुरू हुई है क्योंकि अब पॉजिटिविटी रेट 1 से 1.5% के आसपास आ गया है। जहां एक समय पे 25 से 28 हज़ार केसेस आ रहे थे, आज दिल्ली में 1000 से भी कम केस आए हैं। तो इसलिए अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई है, लेकिन फिर भी सावधानी तो बरतनी होगी, एहतियात तो बरतना होगा। और दिल्ली अभी भी तैयारी कर रहा है कि मान लीजिए तीसरी वेव आती है, जो उससे भी ज़्यादा अगर सीरियस होती है, तो उसके लिए भी दिल्ली की तैयारी होनी ज़रूरी है। तो मैम ऐसे में तीसरी वेव को लेकर प्लस ब्लैक फंगस भी अब आ गया है बीच में, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ब्लैक फंगस को लेकर सरकार की क्या नीति है? हालांकि केसेस अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको महामारी तो घोषित किया गया है। देखिए, ब्लैक फंगस को लेके तो बेसिकली हम केंद्र सरकार से चर्चा में हैं कि जो उसकी दवा है एम्फोटेरिसिन, उसकी सप्लाई चेन दुरुस्त करी जाए, क्योंकि आज के दिन में ब्लैक फंगस में सबसे बड़ा क्राइसिस ही यही है कि ये दवा नहीं अवेलेबल हो रही है। कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से सवाल पूछा है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उसकी भी दवाइयाँ अवेलेबल होंगी कि जो लोग ब्लैक फंगस से एडमिटेड हैं उनका हम इलाज कर पाएँ। जहाँ तक तीसरी वेव का सवाल है, वहाँ पे हमें देखना होगा कि देखिए, दिल्ली सरकार ने 2 कमिटीज़ का गठन किया है। एक ऐसी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की कमेटी है जो खासकर के बच्चों वाले मुद्दे पे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हो सकता है अगली लहर का असर बच्चों पे ज़्यादा पड़े, तो उनको बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। और दूसरी एक अफसरों की कमेटी जो अलग अलग चीज़ों पे, ऑक्सीजन, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर, दवाइयाँ, इन सब पे क्या हमें तैयारी करनी है, कहाँ पे हॉस्पिटल्स बनेंगे, कहाँ से मशीनें आएंगी, कहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, उसके लिए हम अपनी पूरी तैयारी पे लगे हुए हैं। मैम लेकिन सोशल मीडिया पर और हर जगह ये चला कि जब भी कोई ऐसा क्राइसिस आया, दिल्ली सरकार ने कहा कि भाई ऑक्सीजन ये तो हम बनाते ही नहीं है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है। अब सिचुएशन ये होगी कि इतने सारे नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए, अब थर्ड वेव को लेकर भी इश्यूज हुए, सिंगापुर वाला इशू आया कि वहाँ से कंफर्म ही नहीं किया सरकार ने। तो ऐसी सिचुएशन में हर बार सेंट्रल गवर्नमेंट और सोशल मीडिया पर ये भी बातें होती हैं कि दिल्ली सरकार क्यों ये बोलती है कि भाई ऑक्सीजन हम नहीं बनाते, तो अब ऐसे में सरकार के ऊपर क्यों ठीकरा फोड़ती है हर बार? ये एक बड़ा एक परसेप्शन ये भी है। क्योंकि आप देखिए कि जो चीज़ें दिल्ली को हैंडल करनी होती है वो तो हम कर लेते हैं, उसकी तो जैसे आप बेड्स की भी देखिए, दिल्ली में बेड्स की कमी नहीं थी और दिल्ली में एक बेड्स को बढ़ाने का एस्केलेशन प्लान भी था। हम कहाँ पे फंसे? हम ऑक्सीजन पे फंसे। क्यों? क्योंकि कहना है कि बेड्स थे प्रॉपर, हम देखिए हमारे पास बेड्स थे, पर जब तक ऑक्सीजन नहीं है उन बेड्स का आप एक्टिवेशन नहीं कर सकते हैं ना। मतलब हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ होटल्स को लिंक किया हुआ था, वहाँ पे एक बड़ी संख्या में बेड्स थे। जो हमारे संत निरंकारी वाला सेंटर है, जो मैम जो उसके साथ अटैचमेंट होना चाहिए ऑक्सीजन, एग्जैक्टली, पर अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कोविड में फिर आप उस बेड को यूज़ नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन जो दिल्ली सरकार की तैयारी के मुद्दे थे उस पर हमारी तैयारी पूरी थी। समस्या क्या है कि ऑक्सीजन एक सेंट्रली कंट्रोल्ड कमोडिटी है, केंद्र सरकार तय करती है कि कहाँ पर किसको कितनी ऑक्सीजन मिलेगी। दिल्ली बिल्कुल नहीं, प्लांट्स देखिए इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन रेगुलेटेड कमोडिटी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं पे भी जाके खरीद सकता है। किसको कितना कोटा मिलेगा ऑक्सीजन का, ये केंद्र सरकार तय करती है। तो
केंद्र सरकार, क्या मैं सवाल ये भी इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, क्या दिल्ली सरकार या कोई भी सरकार, राज्य सरकार कोई ऐसे प्लांट्स लगा सकती है? देखिए दिल्ली की एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है क्योंकि दिल्ली एनजीटी के ऑर्डर्स के तहत हैवी इंडस्ट्री लगा नहीं सकता। ठीक है। तो दिल्ली के अस्पतालों में भी जहाँ से ऑक्सीजन आ रही थी वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इंडस्ट्रियल एरियाज में से जो ऑक्सीजन प्लांट थे वहाँ से आ रही थी। एक समय ऐसा आ गया कि इन राज्यों ने कह दिया कि हमारे यहाँ से कोई ऑक्सीजन बाहर ही नहीं जाएगी और वहीं से दिल्ली का क्राइसिस शुरू हुआ कि दिल्ली को जितना अलॉटमेंट था, दिल्ली में क्राइसिस का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है देखा जाए, या फिर लोगों की जान बचाना, क्योंकि इस सिचुएशन में तो ऐसा क्राइसिस आ गया कि एनजीटी के ऑर्डर पर अगर हम बात भी बिल्कुल करेंगे सही तो लोग बात है। कहेंगे आप कैसी बातें कर रहे हैं। पर बिल्कुल सही बात है, पर ये हमें ऐतिहासिक तौर पे समझना ज़रूरी है कि क्यों दिल्ली में इस तरह का लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन क्यों नहीं प्रोड्यूस होता, जो और राज्यों में होता है, जो मध्य प्रदेश में होता है, जो छत्तीसगढ़ में होता है, जो उत्तर प्रदेश में होता है, क्योंकि एनजीटी के ऑर्डर्स के तहत आप हैवी इंडस्ट्री दिल्ली में लगा नहीं सकते। हालांकि अब इन ऑर्डर्स को भी ज़रूर हम चैलेंज करेंगे आगे के लिए, क्योंकि ये एक तो सबक हमने सीख ही लिया है कि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। हम केंद्र सरकार पे भी भरोसा नहीं कर पाए कि उन्होंने हमारे हिस्से की ऑक्सीजन कई दिनों तक हमें नहीं दिलवाई। क्राइसिस क्यों आया? क्योंकि जो हमारा कोटा था उसको बढ़ाने के बजाय हमें रोज़ उससे कम ऑक्सीजन मिल रही थी। तो जब दिल्ली को ही कम ऑक्सीजन मिल रही थी तो हर अस्पताल को भी कम ऑक्सीजन मिल रही थी। एक चीज़ ये भी आई सोशल मीडिया पर, हालांकि इसका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि दिल्ली सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया, लेकिन जो सबसे असेंशियल चीज़ थी ऑक्सीजन नहीं थी, और ये सोशल मीडिया पर इसका बड़ा देखिए समस्या ये नहीं थी कि दिल्ली सरकार के पास पैसे नहीं थे। आज भी दिल्ली सरकार के पास वैक्सीनेशन फ्री देने के पैसे हैं, दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त हॉस्पिटल्स का अरेंजमेंट था, लेकिन जैसे आज वैक्सीनेशन को पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ था, तो इसलिए पैसे होते हुए भी हमने तो सीरम इंस्टीट्यूट को और भारत बायोटेक को एडवांस पेमेंट की बात करी थी कि जो 1.5 करोड़ आपकी डोजेस हैं उसका दिल्ली सरकार पूरा पेमेंट एडवांस में कर देगी जो हम उनसे लेना चाहते थे। लेकिन जब वो कह देते हैं कि हम तो वहीं देंगे जहाँ पे केंद्र सरकार कहती है, तो फिर हम पैसे का भी क्या। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो आतिशी मैम ने पूरी डिटेल में बात की, जनतंत्र टीवी से बताया क्या दिल्ली सरकार का प्लान है वैक्सीनेशन को लेकर, क्या प्लान है ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर, आगे आने वाले दिनों में दिक्कत ना हो, और किस तरह से एक तरह से कहा जाए अप्रैल का महीना झेला और अब अनलॉक की प्रक्रिया की और दिल्ली बढ़ रही है। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि केसेस कंट्रोल में रहेंगे और दिल्ली वासी सेफ रहेंगे। चिराग गोटी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।